So hello everyone, this is Mohinder and today I'm going to discuss with you about income from house property। क्योंकि आज मैं एक छोटे से बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि आपको जो है ये है बेसिक्स ओनली, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपको ये समझना है कि क्या आप जिस घर में रहते हैं क्या आप उससे इनकम जनरेट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो जब तक आपको ये चीजें या बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, यू विल नॉट बी एबल टू डिसाइड वेदर इट विल बी टैक्सेबल और नॉट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या मांगता है, वो ये मांगता है कि सर आप जो भी प्रॉपर्टी से आप अर्न कर रहे हो आप मुझे उसका टैक्स दो, और अगर आपके पास सैलरीज नहीं है, अब बिजनेस इनकम नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं है, कैपिटल गेन्स नहीं है, बट स्टिल यू हैव ए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इन सच ए केस यू विल बी टैक्सेबल एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आपकी प्रॉपर्टी है, किसके नाम है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना अपने लिए घर, ये सारी की सारी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बट आज हम सिर्फ यहां पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि What is income from house property? कौन कौन सी प्रॉपर्टी पे आपको इनकम टैक्स जो है लगता है, प्रॉपर्टी, राइट। सेक्शन 22 क्या बोलता है, चार्जेबिलिटी सेक्शन है। एज आई टोल्ड यू इन माई ऑल प्रीवियस वीडियोस दैट एवरी सेक्शंस एक्सप्लेन अबाउट द चार्जेबिलिटी, क्योंकि हर एक हेड के अंदर एक चार्जेबिलिटी है, किसके ऊपर ये टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। सैलरीज के लिए कौन कौन से पर्सन आते हैं, ठीक है, जैसे उसमें सेक्शन 17 है, और कैपिटल गेन के अंदर कौन से आते हैं, उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, उसके बाद आपका बिजनेस इनकम है। ये सारे के सारे है। सिमिलरली सेक्शन 22 हमारे को क्या बताता है, चार्जेबिलिटी सेक्शन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, income from house property, right? Now let's discuss about the chargeability section. First of all, I would like to say the people who are or student who are doing the chartered accountancy course, in such a case आपको इंटरमीडिएट का पेपर 4 की अगर हम बात करें तो उसके चैप्टर 4 की 4 यूनिट में ये चीज सब दी गई है। आप वहां पे ये देखेंगे, यू विल फाइंड देयर दैट ऑल द सेक्शन हैव बीन एलाबोरेटेड वेरी नाइसली सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ईच पॉइंट्स। क्योंकि अगर आप सीए कोर्स कर रहे हैं तो सर ये मजाक तो है नहीं, अगर आप इसको मजाक कर रहे हैं तो आई एम रियली वेरी सॉरी कि आप इसको छोड़ दो अभी। क्यों अपना लाइफ में आप किसी दूसरी जगह करने लायक भी नहीं रहोगे, क्योंकि अगर आपने सीए के पीछे पड़ गए हो तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसमें आप एक चार्टर्ड अकाउंट नहीं बनने पाएंगे। क्योंकि सीए एक समझते हो, आप सीए की एक वैल्यू समझते हो, सीए की वैल्यू आप कभी उसके ऑफिस में जाके समझो कि एक सीए की वैल्यू क्या है। अगर एक अंबानी भी होगा ना, वो भी सीए के पास जाता है, बिकॉज क्यों जाता है वो, यस सीए उसके घर पे आता है, क्यों, उन्होंने तो अपने सीए रखे हुए हैं, माय डियर सर, क्योंकि उनको सीए के बिना ये काम हो ही नहीं सकता। अपनी जो भी आपकी इनकम का लेखा जोखा है वो सारा का सारा सीए को ही करना है। तो इसके लिए आपको सीए बनने के लिए आपको अपने अंदर जो कैपेबिलिटी है वो आग जलानी पड़ेगी। आपके अंदर खुद आग है, वो खुद उस चीज को जनरेट करने की, आपके अंदर खुद वो मैच है जिसके अंदर वो आग जला सकते हो। नोबडी कैन बर्न यू, यू आर ओनली द वन हु कैन शाइन यू एवरीवेयर। सो ये सारी बातें चीजें तो होती रहेंगी, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एग्जाम की स्टडी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल पॉइंट्स थ्रू पॉइंट्स जो है चीजों को स्टडी करो आप, और डेफिनेटली यू विल बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वन डे, राइट। तो द प्रोसेस ऑफ कंपटीशन ऑफ इनकम, द प्रोसेस ऑफ कंपटीशन, क्योंकि हर चीज की कंपटीशन होती है भाई, कैलकुलेट कैसे करोगे भाई टैक्स को। इनकम फ्रॉम कंपटीशन जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर है, स्टार्ट्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल। इसमें हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो क्या है, एनुअल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एनुअल वैल्यू अगर आप नहीं निकालोगे तो आपका प्रॉपर्टी टैक्स बन ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आपको जो क्या एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ती है।
लेकिन हम इस चीज को सेक्शन 23 के अंदर जो है पढ़ेंगे। हम लोग सिर्फ यहाँ पे सेक्शन 22 की बात करेंगे कि बस सर आप उसके अंदर आते भी हो कि नहीं आते हो, कि आपके ऊपर हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स बनता भी है कि नहीं बनता है। फर्स्ट ऑफ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक्स। द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग ऑफ बिल्डिंग। द एनुअल वैल्यू तो किसी चीज की तभी निकलेगी ना जब आपके पास कोई बिल्डिंग है। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? हाउस प्रॉपर्टी का यही मतलब हुआ कि आपके पास कोई बिल्डिंग है। लेट्स से आपके पास ये बिल्डिंग है, ठीक है, आपने इसको जो है किराए पे दे रखा है, किराए पे दे रखा है। लेट्स से कि 3 फ्लोर दे रखे हैं। उस केस में जो भी रेंट आ रहा है, इस केस में जो भी रेंट है वो आपकी क्या हो गई? रेंटेड इनकम हो गई। और इसको दिस इज कॉल्ड एज द हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ये बिल्डिंग भी हो सकती है और ये लैंड भी हो सकती है और ये अपॉर्टमेंट में उसका कोई पार्ट भी हो सकता है, लैंड का पार्ट भी हो सकता है, ठीक है, या बिल्डिंग का कोई पार्ट भी हो सकता है। जरूरी नहीं है इट शुड बी गिवन द होल बिल्डिंग। इट मस्ट बी, इट इज नॉट नेसेसरी टू गिव योर टू अर्न द रेंट फ्रॉम होल बिल्डिंग। It may be a part or small portion of your building. With this, the owner is chargeable tax under the heads of income from house property. ओके, यहां तक क्लियर है? दोनों पॉइंट क्लियर है? पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले उसकी एनुअल वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी, उसके बाद जो है आपके पास बिल्डिंग होनी चाहिए और वो रेंट पे अर्निंग होनी चाहिए, उससे रेंट आ रहा होना चाहिए। उसकी एक्सेप्शन क्या क्या है? एक्सेप्शन आप सुनना, क्योंकि हर चीज की एक्सेप्शन होती है। एनुअल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी चार्जेस अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट। अगर ये दो चीजों की जो एनुअल वैल्यू है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस और बिजनेस इनकम, अगर आपका कोई बिजनेस है तो उस केस में इन दोनों चीजों को काउंट किया जाएगा। इसको हम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर काउंट नहीं करेंगे। पहला क्या? पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑक्युपाइड बाय द असेसी फॉर द पर्पज ऑफ एनी असेसी बिजनेस और प्रोफेशन। मान लीजिए सर आपका ये घर है, ठीक है, इसका जो तीसरा हिस्सा है वो अपने बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा है एसएससी के द्वारा। उस केस में इसकी जो इनकम है, इसकी जो इनकम है वो हम लोग कहां करेंगे? इसकी जो इनकम है हम लोग बिजनेस इनकम के अंदर हेड में इसको कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसएससी एंगेज द बिजनेस। भाई साहब ऐसा है, लेटिंग ऑफ एक पर्सन है जिसका काम ही जो है प्रॉपर्टी को रेंट आउट पे देना है, उसका काम है बिल्डिंग को फ्लैट लेना, बेचना, ये सारी की सारी चीजें उसको, मतलब फ्लैट खरीद लिए, उसका काम है और कोई काम नहीं उसका। तो उस केस में ये पर्सन क्या करेगा? इस पर्सन में ये मान लीजिए 1 प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टी, 6 प्रॉपर्टी। सिमिलरली व्हाट ही विल डू, इन सारी प्रॉपर्टी का जो भी इनकम आएगी वो सारी की सारी उसकी क्या होगी? बिजनेस इनकम, क्योंकि उसका और कोई बिजनेस है ही नहीं भाई, उसका कोई बिजनेस है, उसका बिजनेस ही प्रॉपर्टी करना है। उस सच केस में आपको एनुअल वैल्यू जो है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो है नहीं आएगी, बल्कि कहां पर आएगी? इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में देना, मैं आपको लोगों का रिप्लाई जो है जरूर करूंगा। और जब तक कि आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे मुझे नहीं लगेगा कि आप लोग जो है वो सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हैं, राइट? ओके, कंडीशन क्या क्या है सर? अब बात आती है कंडीशंस की। किसी भी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए भाई सबसे पहले ये देखना है कि क्या वो रेंट के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है, क्या उसकी इनकम है भी, क्या इनकम, जिस चीज की हम लोग बात कर रहे हैं, बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर मेरी हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया है तो इसलिए आप बुरा मत मानना। और भी बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि स्क्रीन पे लिखना जो है बहुत टिपिकल होता है, बट अभी आपको थोड़ा सा समझ आ रहा है वही काफी है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी? पहली कंडीशन क्या है? प्रॉपर्टी शुड बी कंसिस्ट ऑफ द बिल्डिंग एंड लैंड अपोर्डेंट। मैंने क्या बोला? प्रॉपर्टी की होनी चाहिए कि शुड बी कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग होनी चाहिए। अगर वो बिल्डिंग नहीं है या लैंड नहीं है या उसका कोई पार्ट नहीं है तो सर आप क्या हो गए, क्या उसको हाउस प्रॉपर्टी गिनोगे? नहीं गिनोगे। चार्जेबिलिटी तभी होगी जब वो बिल्डिंग होगी, ठीक है। बिल्डिंग इंक्लूड नॉट ओनली द रेजिडेंशियल बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर बोल रहा है कि इसमें ये जरूरी नहीं है कि वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी हो सकती है,
वो फैक्ट्री बिल्डिंग भी हो सकती है, वो ऑफिस भी हो सकते हैं, गोडाउन भी हो सकते हैं, शॉप्स भी हो सकती है, एंड अदर कॉमर्शियल प्रेमाइसिस भी हो सकते हैं। उस सबको क्या बोलेंगे? बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग, एंड दैट विल बी कंसीडर्ड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, राइट। पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया। लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 3। लैंड अप्यूटेनेंस मींस कनेक्टेड विद द बिल्डिंग। अभी लैंड, बार बार मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, लैंड अप्यूटेनेंट। इसका क्या मतलब है सर? लैंड के साथ में, लैंड कनेक्टेड विद द बिल्डिंग। लेट्स से कि गार्डन, ये मेरे पास बिल्डिंग है और मेरे पास ये गार्डन है, ये गार्डन। अब क्या हुआ, मैंने इसको किराए पे दे दिया, लेट्स के प्रेस वाले को मैंने किराए पे दे दिया इसको। अब इससे जो भी इनकम आ रही है, आप इसको क्या होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी काउंट करोगे। तो लैंड अप्यूटेनेंट जिस पे भी आपका मकान बना हुआ है, उसके जो भी इस चीज से अर्निंग हो रही है, वो क्या होगा? लैंड अप्यूटेनेंट होगा। तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी गिनी जाएगी। छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं, जब भी आपको क्वेश्चंस आता है, थोड़ा ट्विस्टेड होता है, लेकिन आपको समझना है कि जब भी आपने वो चीज पढ़ी थी तो उसका क्या मतलब है। जब आप इस चीज को, लॉजिक को समझ लोगे, तो आप एक भी पॉइंट जो है आपका बाहर नहीं जाएगा, और उस चीज को आप जस्टिफाई करने के लिए कैपेबल होंगे कि सर आप जो है इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे 100% कंप्लीट। आई एम रियली ट्रस्ट ऑन दिस कि भी अगर आपने चीजों को, बेसिक्स को अगर समझ लिया है आपको, तो आप उस क्वेश्चन को डेफिनेटली कर पाएंगे। लैंड अप्यूटेनेंट, एज आई टोल्ड यू, एक और चीज इंपॉर्टेंट है बताने वाली। इट मे बी नोटेड द इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ द वेकेंट। लेट्स से कि आपकी जो है वेकेंट लैंड पड़ी है, ठीक है, इसकी जो इनकम है, या तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट होगी, या फिर बिजनेस में, प्रोफेशन में काउंट होगी। इट मे बी नोटेड द इनकम फ्रॉम द लेटिंग ऑफ द वेकेंट लैंड। वेकेंट लैंड क्या होता है? प्लॉट। भाई आपने वेकेंट लैंड जो है, वेकेंट लैंड, लेटिंग ऑफ वेकेंट लैंड मतलब सिर्फ आपका प्लॉट ले रखा है आपने, और आपने उसको किराए पे दे दिया। उस केस में आपने, लेट्स से आपका एक जंक डीलर है, मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, जंक डीलर को हम क्या बोले? कबाड़ी बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर हम, मेरे पास एक प्लॉट है, ये मान लीजिए ये प्लॉट है, और मैंने यहाँ पे मेरा घर है, तो मैंने इसको अगर ये प्लॉट किराए पे दे दिया, इससे जो भी इनकम आएगी, तो इसको हम क्या करें? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट करेंगे, ना कि हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में काउंट करेंगे, बिकॉज इट्स नॉट, देयर इज नो सच बिल्डिंग। उस केस में आपको या तो बिजनेस इनकम में लेना पड़ेगा, या फिर इनकम फ्रॉम हाउस सोर्स में। ये इट शुड, द पॉइंट शुड बी नोटेड हियर, राइट। अगला मेन पॉइंट 2 हमारे पास क्या आता है? ये मेन पॉइंट 1 था, और अब आते हैं पॉइंट नंबर 2। असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ। भाई, एज आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, इफ यू आर नॉट द ओनर ऑफ द बिल्डिंग, हाउ विल यू चार्ज? यू विल नॉट बी ट्रीटेड एज द, यू हैव टू पे टैक्स ऑन दिस, क्योंकि आपको उसके लिए आपको ओनर होना बहुत जरूरी है। द ओनर इज द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द इनकम। भाई ओनर उसको बोलेंगे जो कि रिसीव कर रहा है रेंट को, और हिज राइट है, उसको रेंट को रिसीव करने का राइट है, वो ओनर हो गया। द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल डीड इज नॉट वारंट। नेसेसरी नहीं है कि भाई उसके नाम का जो है रजिस्ट्रेशन हो रखा है, रजिस्ट्रेशन हो रखा है। पॉइंट नोट करने वाली बात है, ये जरूरी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन उसके नाम रखा हो तभी वो ओनर माना जाएगा। ओनरशिप इंक्लूड्स बोथ फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड। आपने कभी फ्री होल्ड और लीज होल्ड का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो आप पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि फ्री होल्ड और लीज होल्ड क्या होता है। फ्री होल्ड क्या होता है? फ्री होल्ड का मतलब होता है आपके पास बेचने के राइट्स नहीं। जब आप जब लीज होल्ड होता है, जब आपको अपार्टमेंट मिलते हैं तो आपको लीज होल्ड होता है, उसके बाद आपको फ्री होल्ड करवाना पड़ता है इसको बाद में, क्योंकि इसके लिए काफी हैवी खर्चा आता है। तो उस केस में वो फ्री होल्ड हो जाता है। देन यू विल हैव ए राइट टू सेल द प्रॉपर्टी। अंटिल यू हैव ए फ्री होल्ड राइट्स यू विल नॉट बी एबल टू सेल योर प्रॉपर्टी। उसके बाद ओनरशिप इंक्लूड डीम्ड ओनरशिप। भाई डीम्ड ओनरशिप, आप ओनर तो हो नहीं, लेकिन इनकम टैक्स ये बोलता है कि मैं मान लूंगा भाई आप ओनर हो, ये बोलता है। ये सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, लेट्स डिस्कस लेटर। ये हम सारी की सारी चीज डिस्कस करने वाले हैं बाद में। द पर्सन हु ओन्स द बिल्डिंग नीड नॉट ऑल्सो द ओनर ऑफ द। भाई ये जरूरी नहीं है, ये बोल रहा है ये आपके पास बिल्डिंग है, और ये जरूरी नहीं है कि जिसके ऊपर जो है आपका मकान बना हुआ है या जो लैंड है वो
आप उसके ओनर है तो भी आपको क्या हो जाए, ओनरशिप मान लिया जाएगा, यू आर द ओनर। ठीक है, चार्जेबिलिटी सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है कि आप बिल्डिंग किसी और की है, आपके पास घर बना हो, तो भी आपको क्या मान लिया जाएगा, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, राइट। द पर्सन हु ओन्स द बिल्डिंग नीड नाउ, मैं बता दिया आपको, इफ द सिस्टम ऑफ ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द प्रीवियस, ओके। लेट्स से हम लोग अभी 1/4/2021 की बात करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा साफ करते हैं क्योंकि काफी ज्यादा हो गया है। ओके, ओके, हम लोग आ जाते हैं पॉइंट पे, यहां पे। ओके, हम कर रहे थे हम लोग डिस्कस यहां पे, राइट। आ जाइए। assessee must not, ओके, नोट ऑफ द इनको begin, ओके, हम लोग यहां तक कर लिया, 1 2 3 4। अब आते हैं ओन द, ओके, हम आ जाएंगे इस F नंबर पॉइंट पे। द assessee must be the owner of the house property during the previous year। सर अगला वो बात कर रहे हैं हम लोग 1 अप्रैल 2021-22 की बात कर रहे हैं, 31/3/22 की बात कर रहे हैं, तो आप जो है इस पीरियड में आप जो है इसके ओनर होने चाहिए। ठीक है, आप इसके ओनर होने चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप 1/4/2022 या फिर उसकी, या मतलब आप जो है सितंबर 2022 में इसके ओनर, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर में ओनर थे। जब आप प्रीवियस ईयर में ओनर थे तो आप यू विल बी ट्रीटेड एज द ओनर ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, क्योंकि करंट में असेसमेंट ईयर में नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप असेसमेंट ईयर में जो ओनर नहीं हो, लेकिन आप जो है प्रीवियस ईयर में ओनर तो थे। ठीक है, उसके बाद है बता दिया मैंने। नाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इफ द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर कोई किसी भी प्रॉपर्टी जो है वो डिस्प्यूट में है, कोई प्रॉपर्टी अगर डिस्प्यूट में है, तो उस केस में क्या होगा, कोर्ट आपको जो है सूट इशू नहीं कर सकता जब तक कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं हो जाता। जब तक कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता, कोर्ट आपको इशू नहीं कर सकता। और सेक्शन जो है सेक्शन 22 विल नॉट बी एप्लीकेबल एंड टिल दैट टाइम कोर्ट गिव्स द डिसीजन सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। कोर्ट उसके केस में कुछ भी नहीं कर सकता जब उसका प्रॉपर्टी का केस की ये नहीं बोल सकता भैया ये रेंट का आपने, ये रेंट कहाँ है, ये रेंट कहाँ है, ये रेंट की रेंटल इनकम कहाँ है, तो उस केस में ही कैन नॉट डू एनीथिंग। ओके, उसके हाउएवर रिकवरी ऑफ द, ये हम लोग बाद में रिकवरी रियलाइज रेंट की जो पॉइंट हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीजें से डिस्कस करना बहुत टफ है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और फिर आप लोगों के लिए इरिटेशन चीज बन जाती है। तो आई डोंट नॉट वांट टू डू दिस थिंग। अभी हम लोग जो चीज नेसेसरी है इसके रिलेटेड हम लोग वही बात करेंगे। ठीक है, अभी हम आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बोलता है, जस्ट ए मोमेंट। ओके, आ गए हम ना नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। यूज ऑफ द प्रॉपर्टी, द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी मस्ट बी फॉर द पर्पज ऑफ एनी पर्पज, इट शुड नॉट बी यूज फॉर द बिजनेस। अगर इसको बिजनेस के लिए यूज किया जाता है तो उस केस में क्या होगा, इसकी जो भी रेंटल इनकम आएगी, जो भी इनकम आएगी, दैट विल बी कंसीडर्ड एज बिजनेस इनकम, दैट विल नॉट बी क्रेडिटेड एज द हाउस प्रॉपर्टी इनकम। फाइन। प्रॉपर्टी हेल्ड इन द स्टॉक इन ट्रेड, भाई एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी विल बी चार्ज ऑन द, एनुअल वैल्यू जो भी होती है, आपको मैंने आपको बताया एनुअल वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। अगर एनुअल वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, बहुत इजी है, आपको इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इट्स ए वेरी स्मॉल मेथड। जब आप प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको नियर बाई जो भी रेंट्स होते हैं और उस एरिया में क्या रेंट चल रहा है, एमसीडी उसको क्या डिसाइड करती है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोग ये बात करते हैं कि एनुअल वैल्यू के बेस पे ही कैलकुलेट की जाती है, और इसको हम लोग हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कैलकुलेट वेयर इट इज हेल्ड बाय द सेसी स्टॉक इन ट्रेड आल्सो। जब बिजनेस के अंदर में इसको तब भी उसके अंदर जो है एनुअल वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। एनुअल वैल्यू हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है जिसको समझना। हाउएवर द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बीइंग हेल्ड इन स्टॉक इन वुड बी ट्रीटेड एज नील। जब प्रॉपर्टी जो है स्टॉक इन ट्रेड में होती है, स्टॉक इन ट्रेड में होती है, स्टॉक इन ट्रेड में मान लीजिए मैं एक बिल्डर हूं, मैंने ये
मान लीजिए 600 फ्लैट मैंने बनाए हैं, ठीक है, 600 फ्लैट्स मैंने बनाए हैं और सारे के सारे स्टॉक में पड़े हुए हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू जो है नील काउंट होगी। कब तक? जब भी आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। जब आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद 2 साल तक, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो है आपको 2 ईयर तक जो है इसकी एनुअल वैल्यू जो है नील काउंट होगी। इट विल नॉट बी टिंट की जो प्रॉपर्टी है नो अर्निंग, उससे कोई अर्निंग नहीं हो रही है और कोई फ्लैट जो है रेंट पे नहीं चढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर इस 2 साल से पहले, मान लीजिए आज हम लोग कहते हैं 20 अगस्त 2022 है और अभी मुझे सर्टिफिकेट जो है मिल चुका है, और अगर 31 अक्टूबर 2022 की अगर मैं बात करूं, मुझे जो है ये मिल जाता है, मतलब कोई रेंट लेने पे लिए मिल जाता है, तो उस केस में ये नहीं कह सकती 2 साल तक आपका एनुअल वैल्यू जो है नील होगा। उस केस में आपको रेंट यहीं से चालू हो जाएगा, आपको यहीं से टैक्स की कैलकुलेशन जो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारा का सारा चैप्टर था। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो का एंजॉय किया, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो प्लीज ड्रॉप ए कमेंट्स, और आई वुड लव टू गिव यू रिप्लाई एज सुन एज, बिकॉज डेफिनेटली अगर आपके पॉइंट्स क्लियर नहीं है तो आपको इन चीज़ों के बीच में घुसना ही पड़ेगा, और कोई डायरेक्ट रास्ता है ही नहीं। जब तक आप इन रास्तों के बीच में नहीं जाएंगे, आपको उसको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, स्टडी के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। सो टिल दैट टेक केयर, एंड आई होप कि आप लोगों की जो स्टडी है वो अच्छी चल रही है, एंड टिल दैट टेक केयर एंड होप फॉर द बेस्ट। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो सेशन। टिल दैट डू योर वर्क हार्ड, एंड थैंक यू सो मच।